किसी भी कंपनी के पास अगर जब वो डिसाइड करती है कि उनको नया प्रोडक्ट चाहिए तो उनके पास 2 ऑप्शन होता है। पहला कि मेक यानी कि वो खुद नया प्रोडक्ट बना लें, मैन्युफैक्चर और डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट, या फिर बाय यानी कि परचेज कर लें किसी दूसरी कंपनी से उनको जो भी प्रोडक्ट चाहिए। तो किसी भी कंपनी के पास ये 2 ऑप्शन होते हैं जब भी उनको नए प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, या तो वो खुद बनाएँ उस प्रोडक्ट को या फिर वो किसी दूसरी कंपनी से उसको एक्वायर कर लें, परचेज कर लें। तो अब अगर कंपनी ये डिसाइड करती है कि उनको प्रोडक्ट जो नया प्रोडक्ट चाहिए उनको खुद बनाना है, तो ऐसे केस में क्या प्रोसेस होता है, क्या स्टेप्स होते हैं जो नए प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए फॉलो किए जाते हैं। तो ये 8 स्टेप प्रोसेस होता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, जो नॉर्मली कंपनीज फॉलो करती हैं। सबसे पहला स्टेज होता है आइडिया जनरेशन। तो हम कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आइडिया जनरेट करना पड़ता है। जनरेशन ऑफ आइडिया फॉर पोटेंशियल प्रोडक्ट ऑप्शन। तो हम आइडिया जो है, जो आइडिया प्रोस्पेक्टिव आइडियाज़ हो सकते हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएं, कौन सा प्रोडक्ट ना बनाएं, वो हम चैनल मेंबर से, कंपनी के सेल्स फोर्स से, कस्टमर्स को इंक्रेज करके उनसे डेटा कलेक्ट करके, टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू, या फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग एक टेक्निक होती है जहां से हम बहुत सारे आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ जो है हम जनरेट कर सकते हैं, जिसमें कि क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं, वो जो है कंपनी के आउटसाइड और इनसाइड एनवायरनमेंट के बेसिस पे बहुत सारे आइडियाज़ डेवलप करते हैं। तो जब हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ डेवलप हो जाते हैं पोटेंशियल प्रोडक्ट के लिए, उसके बाद हमको एक बेस्ट आइडिया चूज़ करना पड़ता है। तो फॉर दैट नेक्स्ट स्टेप इज़ आइडिया स्क्रीनिंग, यानी कि इवैल्यूएटिंग डिफरेंट आइडियाज़ एंड चूजिंग बेस्ट वन। तो आपके पास जो डिफरेंट प्रोडक्ट ऑप्शंस आ गए, कि आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट ऑप्शन आ जाते हैं आइडिया जनरेशन के बाद कि हम ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। अब आप उनको, उनमें से आपको बेस्ट आइडिया चूज़ करना है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं, यानी कि सेल्स के बेसिस पे, प्रोडक्शन कॉस्ट के बेसिस पे, प्रॉफिट के बेसिस पे, कंपटीटर्स के रिस्पॉन्स के बेसिस पे, आप जो है अलग अलग फैक्टर पे, अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे सभी आइडिया को, सभी पोटेंशियल प्रोडक्ट ऑप्शन जो आपके पास है उनको इवेलुएट करते हैं, और उसके बाद उनमें से कोई बेस्ट ऑप्शन आप चूज़ कर लेते हैं। इसी स्टेज पे, यानी आइडिया स्क्रीनिंग के स्टेज पे ही नॉर्मली कंपनीज से 2 टाइप की एरर भी हो जाती हैं। एक है गो एरर। गो एरर का मतलब होता है जब आप किसी गलत आइडिया के साथ मूव ऑन कर जाते हैं, प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। और दूसरा है ड्रॉप एरर। ड्रॉप एरर का मतलब एक आप अच्छा आइडिया छोड़ देते हैं और गलत आइडिया के साथ मूव ऑन कर जाते हैं। तो गो एरर यानी गलत आइडिया के साथ मूव ऑन करना, ड्रॉप एरर यानी कि एक अच्छा आइडिया छोड़ देना। ये 2 टाइप के एरर हैं, नॉर्मली सेम ही हैं, लेकिन ये 2 टाइप के एरर हैं जो कंपनीज कंडक्ट कर लेती हैं, कंपनी से ये गलतियां हो जाती हैं। तो आइडिया स्क्रीनिंग के स्टेज पे ध्यान रखना है कि आपको बेस्ट आइडिया चूज करना है और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करना है। तो आपको सबसे पहले आइडिया जनरेट करना होता है, फिर आइडिया, बेस्ट आइडिया चूज करना होता है आइडिया स्क्रीनिंग के थ्रू। उसके बाद फिर है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। अब आपका क्या पास क्या है कि आपके पास एक आइडिया, बेस्ट आइडिया कंपनी के पास आ जाता है, उसके बाद उनको एक ब्लूप्रिंट, स्टोरी बोर्ड या मॉडल तैयार करना पड़ता है उस आइडिया को लेके। उस जो पोटेंशियल प्रोडक्ट ऑप्शन उनके पास आ गया है, उसको लेके एक मॉडल, एक स्टोरी बोर्ड या एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है, और उसको टेस्ट करना होता है कि यानी कि क्या वो प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं तो क्या वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर उसको लाइक करेगा या डिसलाइक करेगा, इंटरेस्ट कितना होगा परचेज करने के लिए कस्टमर्स को, इन सबको चेक करना होता है। तो मॉडल तैयार करके हम उसको टेस्ट करते हैं। अगर वो मॉडल सक्सेसफुल होता है, वो ब्लूप्रिंट सक्सेसफुल कस्टमर द्वारा लाइक किया जाता है, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, दैट इज मार्केट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। यानी कि जो हमने प्रोडक्ट चूज़ किया है कि हम उस प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, उसके लिए मार्केट स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं, यानी कि 4P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट यानी कि क्या होगा, फॉर्म, फीचर्स, क्वालिटी, कन्फॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें, पैकेजिंग, लेबलिंग ये कैसे होगी, वारंटी गारंटी क्या देंगे, प्राइसिंग कैसे करेंगे, प्रमोशन कैसे करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे होगा उस प्रोडक्ट के लिए, ये सारी स्ट्रेटजी हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। उसके बाद हम बिजनेस एनालिसिस करते हैं। बिजनेस एनालिसिस में कि हम बिजनेस में चेक करते हैं कि क्या वो प्रोडक्ट बनाने से बिजनेस को प्रॉफिट होगा, ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी होगी, मार्केट साइज़ क्या होगा, डिमांड कितना होगा, फिनेंशियल प्रोजेक्शंस हम देखते हैं कि हमें सेल्स या प्रॉफिट कितना होगा, क्या प्रोडक्ट जो है वो कंपनी के ओवरऑल मिशन और स्ट्रेटजी पे फिट बैठेगी। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं उस प्रोडक्ट को लेके। और बिजनेस एनालिसिस अगर हमारा सब सही रहता है तो उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर देते हैं, यानी कि हम प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग दी प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट आपका बन जाता है तो उसके बाद फिर अगला काम क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है कि आप मार्केट टेस्टिंग करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट को पब्लिक के लिए लॉन्च करने से पहले आप एक स्मॉल टारगेट कस्टमर्स के ग्रुप पे उसको टेस्ट करते हैं। तो अगर वो कस्टमर्स ग्रुप उसको टेस्ट में ओके कर देते हैं, यानी कि सभी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी सी रहती है, जैसा उसको सोच के बनाया गया था उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को
कॉमर्शलाइज करते हैं, यानी कि पब्लिक के लिए लॉन्च कर देते हैं। लॉन्चिंग द प्रोडक्ट फॉर सेल टू पब्लिक, यानी कि अब पब्लिक उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकती है। तो लॉन्चिंग यानी कि जब आप लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट को पब्लिक के लिए, तो उस वक्त भी आपको कई सारी चीज़ें ध्यान देनी हो, जैसे कि व्हेन यानी टाइमिंग क्या होगी लॉन्च करने की, फर्स्ट एंट्री, पैरेलल एंट्री, लेट एंट्री। अगर सपोज करिए कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वही प्रोडक्ट कोई आपका कंपटीटर भी बना रहा है, तो ऐसे में आपको सोचना होता है कि जो कंपटीटर से पहले आपको लॉन्च करना है दैट इज़ फर्स्ट एंट्री, कंपटीटर के साथ लॉन्च करना है पब्लिक के लिए तो दैट इज़ पैरेलल एंट्री, और कंपटीटर के लॉन्च करने के बाद आप लॉन्च करेंगे अपना प्रोडक्ट तो दैट इज़ लेट एंट्री। तो आपको टाइमिंग डिसाइड करनी है कि आपको कब लॉन्च करना है। देन वेयर यानी कि आपको कहाँ लॉन्च करना है, हाउ कैसे लॉन्च करना है, और बाई होम यानी कि किसके द्वारा लॉन्च करवाना है। पब्लिक जो जैसे कि बॉलीवुड स्टार से है, या फिर किसी क्रिकेट स्टार से, या फिर आप जो है किसी पॉलिटिशियन से लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप अलग अलग जो है तरीके हैं सबके, वो किसके थ्रू लॉन्च करवा सकते हैं। तो आपको जब आप अपना प्रोडक्ट कॉमर्शलाइज कराते हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना होगा कि कब कहाँ कैसे लॉन्च करना है। तो ये 8 स्टेप के प्रोसेस है जो कि सभी कंपनीज न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करते वक्त फॉलो करती हैं। आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, मार्केट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट टेस्टिंग, उसके बाद फिर कॉमर्शलाइज कर देते हैं। तो आप यहाँ पे इसको शॉर्ट में देख सकते हैं, आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, उसके बाद मार्केट स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं, बिजनेस एनालिसिस करते हैं, प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है, टेस्ट करते हैं उसको, फिर उसके बाद कॉमर्शलाइज कर देते हैं। हम सभी ह्यूमन लाइफ साइकिल के बारे में तो जानते ही होंगे कि सबसे पहले ह्यूमन बीइंग का बर्थ होता है, उसके बाद फिर वो चाइल्ड स्टेज में आता है, देन वो टीनेजर में जाता है, देन वो एडल्ट फेज में आता है, उसके बाद फिर वो ओल्ड स्टेज में आता है, और फिर फाइनली डेथ हो जाती है। तो ये क्या है, ये ह्यूमन लाइफ साइकिल है। यानी टाइम जैसे जैसे बढ़ता है ह्यूमन डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में जाता है, और एक एंड आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि जब उस ह्यूमन की लाइफ साइकिल एंड हो जाती है। तो इसी तरीके से जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस को पार करते हैं। तो यही प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहलाता है। तो फिलिप कोटलर ने कहा था कि द पीएलसी यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज एन अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज डिस्टिंक्ट स्टेज इन द सेल्स हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। तो पीएलसी क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, एक अटेम्प्ट है जिसके थ्रू हम जो है किसी भी प्रोडक्ट की सेल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसके डिस्टिंक्ट स्टेजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप फिगर देख रहे होंगे, तो फिगर में क्या है कि टाइम के साथ जैसे जैसे सेल्स ग्रो कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट स्टेज आ रहे हैं। यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे पहले क्या होता है, जैसे ही प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो उस फेज को हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन फेज, यानी कि बच्चे का जन्म होता है तो जो दुनिया में वो इंट्रोड्यूस होता है। तो उसी तरीके से जब प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो कस्टमर्स के लिए वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, इंट्रोडक्शन फेज। जैसे जैसे उसकी क्या होती है, धीरे धीरे जैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस होगी, उसकी सेल्स बढ़ेगी यानी ग्रो करने लगेगी। फिर एक स्टेज ऐसा आएगा कि जब मैक्सिमम कस्टमर्स जो हैं वो उस प्रोडक्ट उसके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होंगे, यानी कि वो क्या हो गया, मैच्योरिटी, यानी कि अब उससे ज़्यादा उसकी सेल नहीं होगी, अब वो मैच्योर हो गया, यानी कि मैक्सिमम कस्टमर्स उसके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि उसकी सेल्स डिक्रीज होने लगेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में और भी कंपटीटर आ गए, अब उसकी सेल क्या होगी, डिक्रीज होने लगी, यानी कि सेल घटने लगी। और यानी कि एक स्टेज ऐसा आएगा जब उसका सेल जो है जीरो हो जाएगा, वो मार्केट से बाहर चला जाएगा। तो बहुत सारे आपने ऐसे प्रोडक्ट देखे होंगे कि जो मार्केट में आते हैं, लॉन्च होते हैं, उनको खरीदते हैं लोग, और फिर धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आता है कि वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ले लीजिए कि सीडी और डीवीडी जो हम परचेज करते थे, एक टाइम आया था वो बूम पे था, और आज के टाइम पे क्या हो गया कि सीडी डीवीडी रेयरली कोई यूज़ करता है, अब उसको यूज़ ही नहीं करते। फ्लॉपी डिस्क एग्जाम्पल लीजिए, फ्लॉपी डिस्क क्या था, मार्केट में लॉन्च हुआ था फ्लॉपी डिस्क, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड में था, लेकिन अब क्या है, अब फ्लॉपी डिस्क को कोई पूछता नहीं है। तो क्या है, यानी कि फ्लॉपी डिस्क मार्केट में बाहर चला गया। तो ये सेल्स के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग सेल्स में उसकी जो भी ग्रोथ होती है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होते हैं। कौन से? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। यही 4 स्टेज जो है प्रोडक्ट द्वारा नॉर्मली फॉलो किया जाता है अपनी पूरी सेल्स हिस्ट्री में। तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि सभी प्रोडक्ट ये चारों स्टेज को टच करें। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं जो इंट्रोड्यूस होते हैं और प्रोडक्ट उनका डिमांड में नहीं आता, या फिर उसकी डिमांड नहीं होती, फेल हो जाता है और वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं, तो उनका ग्रोथ और मैच्योरिटी का फेज आया ही नहीं। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जरूरी नहीं है कि सभी प्रोडक्ट सभी स्टेजेस को टच करें। जैसे कि ह्यूमन बींग में होता है ना, कि ह्यूमन बींग में क्या होता है कि जरूरी नहीं कि सारे लोग बुढ़े होने के बाद ही मरे। कुछ लोग होते हैं जो बीमारी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से पहले भी उनकी डेथ हो जाती है, तो सारे स्टेज वो ह्यूमन लाइफ के पार नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरीके से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के जो चारों स्टेज होते हैं, जरूरी नहीं कि सभी प्रोडक्ट इन चारों स्टेजेस को पार करें। क्लियर? तो एक एक स्टेज को हम डिस्कस करते हैं। तो इंट्रोडक्शन स्टेज आता है सबसे पहले। तो इंट्रोडक्शन स्टेज क्या होता है कि प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट। यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, मार्केट में लॉन्च होता है, अभी उसको कुछ ही कस्टमर्स जान रहे होते हैं, तो यहाँ क्या होता है, सेल्स लो होता है। बट ऑब्वियस बात है कि जब अवेयरनेस उतनी है ही नहीं तो सेल्स क्या होगा, लो होगा, और प्रॉफिट क्या होगा, नॉन एग्जिस्टेंस, यानी कि प्रॉफिट होगा ही नहीं, क्योंकि जितना हमें सेल्स हो रही है उससे ज़्यादा तो कंपनी खर्च कर देती है उसकी प्रमोशन पे, उसको प्रोड्यूस करने में। तो हैवी एक्सपेंसेस इन इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जब प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया
किया जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस किया जाता है कंपनी द्वारा, तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रॉफिट नॉन जो है एग्जिस्ट करती नहीं है और एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, तो सेल्स भी कम होती है क्योंकि अवेयरनेस कस्टमर्स को ज़्यादा होती नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली वो टाइप के कस्टमर जो इनोवेटर होते हैं, यानी कि बहुत सारे आपने देखे होंगे कस्टमर जो जैसे ही नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तुरंत वो जाके परचेज कर लेते हैं, तो वही यहाँ पे कस्टमर होते हैं। यानी कि जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो उस वक्त जो कस्टमर्स होते हैं ना, उस टाइप के कस्टमर्स को हम कहते हैं इनोवेटर कस्टमर्स, तो सिर्फ वही परचेज कर रहे होते थे, इसलिए क्या होता है सेल्स भी लो होती है, प्रॉफिट नेग्लिजिबल होती है, प्रॉफिट होती ही नहीं एक तरीके से। तो यहाँ पे हम बात कर लें स्ट्रेटजी की, यानी कि कंपनी को इंट्रोडक्शन स्टेज में कौन सी स्ट्रेटजी लगानी चाहिए, तो 4 टैक्टिक हैं। तो अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर देयर आर 4 टैक्टिक्स दैट कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन फेज। तो सबसे पहले आता है रैपिड स्किमिंग स्ट्रेटजी। देखिए 2 वर्ड हैं, स्किमिंग और पेनिट्रेशन। स्किमिंग का मतलब होता है मलाई, यानी कि क्रीमी लेयर, और पेनिट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर घुस जाना। तो रैपिड स्किमिंग स्ट्रेटजी ये स्ट्रेटजी होती है कि जहाँ पे कंपनी जो है हाई प्राइस, यानी कि हाई प्राइस चार्ज करती है प्रोडक्ट के लिए और हाई प्रमोशन भी करती है, तो दैट इज कॉल्ड रैपिड स्किमिंग स्ट्रेटजी। यानी कि क्या होता है, इंट्रोडक्शन फेज है, तो यहाँ पे कंपनी का मोटिव क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हायर प्राइस रख के हम क्रीमी लेयर, जो ज़्यादा हायर इनकम ग्रुप के लोग हैं, कस्टमर्स हैं, उनसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर लिया जाए, तो हमारा प्रॉफिट बटा हो जाएगा। तो रैपिड स्किमिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी प्राइस भी ज्यादा रखती है और प्रमोशन भी खूब करती है। वहीं पे दूसरी स्ट्रेटजी है स्लो स्किमिंग स्ट्रेटजी, यानी कि जब कंपनी को ये दिक्कत नहीं होती कि प्रॉफिट जल्दी से जल्दी रिकवर करने की दिक्कत नहीं होती, तो वहां पे क्या करती है, प्राइस को ज्यादा रखती है लेकिन प्रमोशन लो रखती है, प्रमोशन पे ज्यादा पैसे नहीं खर्च करती लेकिन प्राइस को ज्यादा रखती है, तो उसको कहते हैं स्लो स्किमिंग स्ट्रेटजी। वहीं पे तीसरा स्ट्रेटजी है दैट इज रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। यहाँ पे क्या होता है, घुसना। तो भाई आपको अंदर किसी चीज के अंदर घुसना है ना, तो आपको छोटा होना पड़ेगा, यानी कि प्राइस को कम करना पड़ेगा। तो लो प्राइस हैवी प्रमोशन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करिए और प्राइस को लो रखिए। जैसे कि आपने जियो का देखा होगा, जियो में क्या था कि प्राइस नहीं थी, लो थी, पेनिट्रेशन के लिए मार्केट में एंट्री करनी, तो उन्होंने फ्री कर दिया सब कुछ, तो लोग जाके खूब सारा जियो का सिम परचेज कर लिए। तो रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। उसी तरीके से आता है स्लो पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। यहाँ पे स्लो में क्या होगा कि प्राइस भी लो होगी और प्रमोशन भी लो होगा। तो ये 4 स्ट्रेटजी होते हैं कंपनी के पास, जो इनमें से जो भी उनके अकॉर्डिंग सुटेबल होता है वो यूज कर सकते हैं। तो रैपिड स्किमिंग स्ट्रेटजी यानी कि हाई प्राइस हाई प्रमोशन, स्लो स्किमिंग स्ट्रेटजी यानी हाई प्राइस लो प्रमोशन, रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी यानी लो प्राइस हैवी प्रमोशन, और स्लो पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी यानी कि लो प्राइस एंड हाई प्रमोशन। इंट्रोडक्शन फेज में 4 फेज होते हैं। अब आता है अगला ग्रोथ फेज, यानी कि जब मार्केट में प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है तो अब क्या होगा, धीरे धीरे प्रमोशन होगा। तो जब प्रमोशन होगा तो कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में और लोग उसको ट्राई करेंगे, यानी कि पीरियड ऑफ रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस। प्रमोशन होगा, टाइम के साथ धीरे धीरे लोग जानना शुरू करेंगे तो मार्केट में लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे और सेल्स उसकी बढ़ेगी। सेल्स बढ़ेगी तो बट ऑब्वियस बात है कि क्या होगा, स्टार्ट जनरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट दिखना स्टार्ट होगा कि हाँ हमारे प्रॉफिट आ रहा है, नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीज होंगे और सेल्स इंक्रीज होगा। तो ये ग्रोथ स्टेज में होता है, यानी कि सेल्स बढ़ रही होगी, कस्टमर्स बढ़ रहे होंगे, प्रॉफिट बढ़ रही होगी, हर चीज ग्रो कर रही होगी। क्लियर। तो इस स्टेज में क्या करना होता है कंपनीज को, तो इस स्टेज में बट ऑब्वियस बात है कि उनको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करते रहना चाहिए, नए नए एट्रीब्यूट्स ऐड करते रहना चाहिए, स्टाइल्स जो भी है प्रोडक्ट का उसको चेंज करते रहना। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ब्रांड होते हैं जो अपने पैकेजिंग में चेंज करते रहते हैं, बिस्किट के डिजाइन में चेंज करते रहते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ वो एडिशन करते रहते हैं। सेलेक्टिंग न्यू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वो अपने प्रोडक्ट को सिर्फ ये नहीं कि दुकान पे जाके मिलेगा, आप वो ऑनलाइन भी लेके चले आएंगे, तो नए नए चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो जो है यूज करते रहते हैं। रिडक्शन इन प्राइस, यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस में भी वो कुछ ना कुछ कटौती करते रहते हैं, प्रमोशन बढ़ाएंगे और एंटरिंग न्यू सेगमेंट ऑफ मार्केट, और यहाँ पे वो कंपनी जो है वो नए नए सेगमेंट में एंटर करने लगती है। जैसे आप बुक पब्लिश कर रहे हैं, तो बुक पब्लिश करें तो अभी तक जो है आपने सिर्फ 10th और 12th के लिए बुक पब्लिश करते थे, अब जो है आप बुक पब्लिश दूसरे के लिए भी कर रहे हैं, यानी कि ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो दैट इज एंटरिंग न्यू सेगमेंट ऑफ मार्केट। देन आता है ग्रोथ के बाद मैच्योरिटी स्टेजेस। मैच्योरिटी स्टेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हायर सेल होता है, पीक सेल होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो सेल्स ग्रो कर रहा था अब यहाँ पे आके वो रुक जाता है, यानी हाईएस्ट सेल होती है यहाँ पे मैच्योरिटी स्टेज में। क्यों? क्योंकि अब जो है खूब सारा प्रमोशन हो चुका है और जितने जो पोटेंशियल कस्टमर्स थे आपके वो इस स्टेज पे एक्सेप्ट कर चुके हैं आपका प्रोडक्ट, तो यानी कि यहाँ पे हाई प्रॉफिट भी होगा। बट अब जब सेल्स हाईएस्ट होगा तो प्रॉफिट भी हाईएस्ट होगा, और प्रोडक्ट हैज़ बीन अचीव्ड एक्सेप्टेंस बाय मोस्ट पोटेंशियल बाय, यानी कि आपके प्रोडक्ट के लिए जो भी बायर हो सकते थे वो बायर्स अब यहाँ पे आपके प्रोडक्ट को परचेज कर चुके हैं, यानी कि सेल्स भी हाईएस्ट होगी, प्रॉफिट भी हाईएस्ट होगी। प्रॉफिट स्टेबलाइज्ड और स्टार्ट डिक्लाइन। अब यहीं से क्या होता है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट का प्रॉफिट होता है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब जो है यहाँ पे कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। जब कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा ना तो बट ऑब्वियस बात है कि कस्टमर स्विच करने लगेगा आपके प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे, तो आपकी सेल भी डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी और आपका ग्रोथ भी, जो प्रॉफिट है वो भी डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैच्योरिटी स्टेज
स्टेज पीक सेल होता है, हाई प्रॉफिट होता है, सेल्स यहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाती है, कस्टमर स्विच करना स्टार्ट हो जाते हैं, कंपटीशन यहाँ पे बढ़ने लगता है। तो इस स्टेज में, मैच्योरिटी स्टेज में जो कंपनीज को स्ट्रेटजी लगानी चाहिए वही चीज़ें हैं जो अभी अपने ग्रोथ में देखी, कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को इंप्रूव करें, जो यूजेस हैं उसको चेंज करें, उसको इंक्रीज करें, यानी कि जो प्रोडक्ट आपका कस्टमर यूज़ कर रहा है ना, वो उसके और भी सारे आप जो उसमें एडिशन करें, कुछ नए नए बेनिफिट्स या यूटिलिटीज़ उसको डालें, यानी आप उसको स्कीम्स दें, ऑफर्स दें, फॉर्मिंग न्यू बायर्स। यहाँ पे कोशिश करें कि नए नए बायर्स जो है आपके और ऐड हों, या जो छोड़ चुके हैं वो भी जो है आपके दोबारा से बायर बन जाएं। डिवाइजिंग इफेक्टिव प्रमोशनल एंड एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम, तो आपको यहाँ पे अच्छा से अच्छा प्रमोशनल और एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम करना होगा इस स्टेज पे, जिससे कि जो कस्टमर हैं वो आपके साथ बने रहें जो हैं, और जो छोड़ के जा रहे हैं वो भी दोबारा से वापस आएँ। क्लियर। अब लास्ट स्टेज आता है, दैट इज डिक्लाइन स्टेज। तो सभी को पता होगा डिक्लाइन स्टेज में क्या होगा कि सेल्स जो है वो नीचे चला जाएगा, प्रॉफिट डिक्रीज करेगा, कस्टमर जो है वो स्विच कर रहे होंगे दूसरे प्रोडक्ट पे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है और आपका प्रोडक्ट काफ़ी टाइम से मार्केट में है, अब उसका जो है अल्टरनेट ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है कंपटीशन की वजह से, तो लोग उस पर स्विच करने लग जाते हैं। क्लियर। क्यों? और ये भी हो सकता है कि आपसे सस्ता प्रोडक्ट उनको मिल जा रहा हो, या फिर जितने पैसे आप में खर्च कर रहे हैं उतने पैसे में उनको कोई और अच्छा प्रोडक्ट आपसे मिल जाता है। तो उस स्टेज में क्या होता है कि वो स्विच कर जाते हैं और आपका प्रोडक्ट क्या है, सेल्स गिरने लग जाती है। तो यहाँ पे भी आपके पास वही स्ट्रेटजी है, या तो आप प्रोडक्ट को इंप्रूव करें, प्रोडक्शन और मार्केटिंग प्रोग्राम बनाएं अच्छा सा, अगर नहीं हो पा रहा है तो कॉस्ट को कंट्रोल करें, अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो प्रोडक्ट को बंद कर दें, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को बंद कर दें और दूसरे पे ध्यान दें। तो ये चीज़ें यहाँ पे डिक्लाइन स्टेज में ये स्ट्रेटजीज आपके पास हो सकती हैं। तो होप आपको क्लियर होगा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 स्टेज होते हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन में सेल्स कम होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। ग्रोथ में सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट आएगा। मैच्योरिटी में हाईएस्ट प्रॉफिट होती है, हाईएस्ट सेल होता है, वहीं पे सेल्स डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। और डिक्लाइन में सेल्स एकदम नीचे चला जाता है और प्रॉफिट भी नीचे आ जाती है। वहाँ पे उसको कंपनी को डिसाइड करना होता है कि वो या तो नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करे, या फिर उस प्रोडक्ट में इंप्रूव करके दोबारा से लॉन्च करे, या फिर उस प्रोडक्ट को बंद कर दें। जब हमें ठंडी लगती है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंबल या रजाई ओढ़ लेते हैं। रोटी हमने बनाई और उसके बाद रोटी को गर्मा गर्म रखने के लिए हम क्या करते हैं, रोटी को रोटी केस में ढककर रख देते हैं। इसी तरीके से पानी को अगर आपको स्टोर करना है तो पानी वाटर बोतल का यूज़ करते हैं, पानी उसमें स्टोर करके रख लेते हो ताकि बाद में आप पानी पी सकें। तो इसी तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम जो है पैकेज का यूज़ करते हैं। पैकेज का मतलब क्या हो गया, पैकेज मीन्स एक केस, कंटेनर, रैपर और एनी अदर मीन्स फॉर पैकिंग गुड्स, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसका यूज़ करके आप किसी भी सामान को कवर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ढक के रख सकते हैं, उसको हम पैकेज कहते हैं। क्लियर। और पैकिंग का मतलब क्या हो जाएगा, पैकिंग इज अ प्रोसेस और एक्शन ऑफ पुटिंग गुड्स टू बी सोल्ड इनटू पैकेज, यानी कि जब आप कोई प्रोडक्ट किसी कवर में, किसी पैकेज में ढक कर रखते हैं तो इस एक्शन को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पैकिंग कहते हैं। और यहीं से क्या आया, पैकेजिंग आया। पैकेजिंग को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, पैकेजिंग मींस डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट। तो ये डेफिनेशन विलियम जे स्टैंटन ने दी थी। उन्होंने कहा कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए रैपर या कंटेनर को डिज़ाइन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो ये एक्टिविटी क्या कहलाती है, पैकेजिंग कहलाती है। तो पैकेजिंग का मतलब सिंपल सा हो गया कि जब कोई आप गुड्स को जो है, उस गुड्स को स्टोर करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लिए जो है रैपर या कंटेनर डेवलप करते हैं, तो वही चीज़ पैकेजिंग कहलाती है। क्लियर। तो पैकेजिंग जो है 3 लेवल पे होती है, एक होता है प्राइमरी पैकेज, एक होता है सेकेंडरी पैकेज और एक होता है टर्सरी, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन पैकेज कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी पैकेज। प्राइमरी पैकेज का मतलब क्या हो गया कि एक्चुअल प्रोडक्ट जिस पैकेज में कंटेन होता है, इमीडिएट पैकेज ऑफ अ प्रोडक्ट, इसको कहते हैं इमीडिएट पैकेज ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि टॉफ़ी रैपर हो गया, टूथपेस्ट हो गया। तो टॉफ़ी रैपर, आप रैपर ओपन करते हो, तुरंत आपको टॉफ़ी आ जाता है, आप उसको खा लेते हैं। टूथपेस्ट का जो ट्यूब होता है, ट्यूब में से आपने ट्यूब को प्रेस किया, उसमें से टूथपेस्ट निकल जाता है। तो ये क्या हो गया, ये प्राइमरी पैकेज हो गया। प्राइमरी यानी कि जो नियर पैकेजिंग होती है गुड्स से रिलेटेड। क्लियर। तो वो क्या हो गया, प्राइमरी पैकेज। इसके बाद आता है सेकेंडरी पैकेज, यानी कि पैकेज के ऊपर पैकेज, यानी कि एक प्राइमरी पैकेज है, प्राइमरी पैकेज के ऊपर भी एक पैकेजिंग हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी पैकेज। तो ये क्या होता है, एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट। ये क्या होता है, एक एडिशनल लेयर हम जो है प्रोडक्ट को दे देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी पैकेज। जैसे कि रैप्ड टॉफी आर सिक्योर्ड इन अ बोतल हैविंग 100 टॉफी। आप देखते होंगे ऐसे पैकेट आता है, यहाँ पे क्या होता है, आप इस पैकेट को फाड़ेंगे, इसके अंदर भी एक रैपर निकलेगा, रैपर को फाड़ेंगे तब टॉफी निकलता है। तो रैपर क्या हो गया, प्राइमरी। उसके ऊपर ये जो पॉलीथीन वाला पैकेट हो गया, वो क्या हो गया, सेकेंडरी पैकेज। इसी तरीके से टूथपेस्ट में आप देखते हैं, तो टूथपेस्ट क्या है, टूथपेस्ट ट्यूब में है, ट्यूब के ऊपर भी एक जो है कागज का कवर लगा होता है, ठीक। तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी पैकेज हो गया। और इसके बाद आता है टर्सरी पैकेज। टर्सरी पैकेज को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेज भी कहते हैं। ये पैकेजिंग नॉर्मली हम जब सामान को एक जगह से दूसरी जगह
ले जाना होता है या फिर स्टोर करके लंबे समय तक रखना होता है, तो इस पैकेजिंग का यूज़ किया जाता है। तो पैकेजिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, तो जैसे कि पैकेज ऑफ टॉफीज आर पुट इनटू कोरुगेटेड बॉक्स, तो कोरुगेटेड बॉक्स जो होते हैं उसी को हम टर्सरी पैकेज कहते हैं। तो बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे आइटम्स जो है स्टोर करके हम रख लेते हैं, जिससे कि हम उसको आसानी से स्टोर कर सकें या फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो ये 3 टाइप की पैकेजिंग होती है। प्राइमरी पैकेजिंग, जो आप उसको अगर आप फाड़ देंगे प्राइमरी पैकेज को तो सीधा आपको प्रोडक्ट मिलेगा, आप उसको कंज्यूम करना है। सेकेंडरी पैकेज, प्राइमरी पैकेज के बाद जो सेकेंडरी पैकेज होता है, और टर्सरी पैकेज जब हम ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। ये 3 टाइप की जो है पैकेजिंग होती है। अब बात कर लें कि फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, यानी कि पैकेजिंग करते क्यों है, क्या फ़ायदा होता है पैकेजिंग का। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, यानी कि प्रोडक्ट को बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पैकेजिंग की जाती है। अब टॉफ़ी है, तो टॉफ़ी में अगर हम रैपर ना करें, लगाएं ना, तो टॉफ़ी क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी। चॉकलेट आप देखते होंगे, चॉकलेट में अगर आप जो है रैपर ना लगाएं तो चॉकलेट मेल्ट हो जाती है। तो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है पैकेजिंग, क्लियर। देन आता है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट को पहचानने के लिए भी रैपिंग बहुत ज़रूरी है, पैकेजिंग बहुत ज़रूरी होती है। उसकी पैकेजिंग से आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। प्रोटेक्ट्स प्रोडक्ट एडल्ट्रेशन, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट है उसमें मिलावटपन से रोका जा सकता है। अगर पैकेजिंग रहेगी तो आप उसमें कोई भी मिलावट नहीं कर सकते हैं कि बाद में आपने उसमें कुछ मिलावट करके मिक्स कर दिया, क्लियर। तो पैकेजिंग इससे बचाता है। कन्वीनियंट हैंडलिंग, पैकेजिंग रहेगी तो आप आसानी से उसको एक जगह से पकड़ के दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं, तो उसको आप हैंडल कर सकते हैं आसानी से। वरना अब टॉफ़ी है, टॉफ़ी अगर 100 टॉफ़ी आपको दे दें हाथ में, सेकेंडरी पैकेज ना लगाएं और 100 टॉफ़ी आपको हाथ में दे दें, तो आप नहीं संभाल पाओगे। लेकिन अगर एक पैकेट में, सेकेंडरी पैकेट में 100 टॉफ़ी पैकेट करके रैप करके रख दें, तो आप जो है आसानी से 100 टॉफ़ी एक साथ एक ही हाथ से उठा सकते हैं। तो कन्वीनियंट हैंडलिंग। प्रोडक्ट प्रमोशन, यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर सकते हो पैकेजिंग के थ्रू। एंड सबसे लास्ट दैट इज प्रोडक्ट अट्रैक्टिवनेस, प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो है, जिससे कि अट्रैक्ट हो। जब आप देखते होंगे बहुत सारे पैकेजिंग रैपिंग आते हैं जिसमें कि कितने कलरफुल कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है, तो ये सब क्या अट्रैक्टिव बनाने के लिए होता है। तो प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी जो है पैकेजिंग इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे फंक्शंस है जो कि पैकेजिंग परफॉर्म करता है। प्रोडक्ट को बचाता है, प्रोडक्ट को सेफ रखता है, प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, प्रोडक्ट को हैंडलिंग में हेल्प करता है, प्रोडक्ट के अडल्ट्रेशन को रोकता है, प्रोडक्ट को प्रमोशन में हेल्प करता है, और प्रोडक्ट की अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।